जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की 7th वीडियो पढ़ेंगे। इस 7th पार्ट में आपके गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके पिछले टॉपिक के जैसे कि सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रह गए थे, उसको आज हम लोग डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, उसमें लिखा है एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस आपके प्रेजेंट है इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। इसका मीन्स आपके जितने चार्जेस है सभी का मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम है, आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ओके, एट एक्स इक्वल्स टू 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन। तो अगर आप इस चीज़ को समझिए तो लेट अस सपोज ये आपका ओरिजिन है और ओरिजिन से 1 मीटर की डिस्टेंस पर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर, 4 मीटर की डिस्टेंस पर एंड 8 मीटर की डिस्टेंस पर आपके जितने भी चार्जेस है सब प्रेजेंट है, सो ऑन और कॉन्टीन्यूसली इसी तरीके से प्रेजेंट होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज प्लेस्ड है और बाकी इन सभी गिवन पोजीशंस पर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रेजेंट है। 4 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्रेजेंट एट ईच ऑफ द गिवन लोकेशंस एंड सो ऑन। आपको फाइंड आउट करना है टोटल फोर्स। जब हमने आपको गॉस थ्योरम से पहले कूलॉम्स लॉ बताया था तो कूलॉम्स लॉ में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, वो इंडिपेंडेंट होता है किसी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस में। अगर हम इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए कि 3 फ्रेंड है और आपस में 2 फ्रेंड्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो किसी तीसरे पे इम्पैक्ट नहीं करती, तो उसी तरीके से अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच की बात करें कि एक चार्ज जो 1 मीटर पे प्रेजेंट है और एक जो आपका ओरिजिन पे प्रेजेंट है, इनके बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है या जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो किसी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस पर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो अगर हम यहाँ पे टोटल फोर्स की बात करें तो जो टोटल फोर्स है आपका वो जितने भी चार्जेस आपके गिवन है डिफरेंट पोजीशंस पर, उन सभी के इंडिविजुअल फोर्सेज के सम के इक्वल हो जाएगी। कैसे? जैसे अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने कॉमन ले लिया, ये क्यू नॉट ये भी हमने कॉमन ले लिया क्योंकि आपका 1 कूलम चार्ज और 4 माइक्रोकूलम चार्ज आपके प्रेजेंट है हर गिवन पॉइंट पे। बस डिफरेंस किस में आ रहा है? बस पोजीशन पे। 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर डॉट 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 सो। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म हो गया। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए आपको पता है 9 × 10⁻⁹। Q आपका है 4 माइक्रोकूलम, दैट इज़ 4 × 10⁻⁻⁶। और Q नॉट आपका वो चार्ज है जो ओरिजिन पे प्रेजेंट है। ओरिजिन पे आपका 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ से आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर आपका 64। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखो तो ये आपको GP मिल रही है, दैट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल रही है। आपको इस इनफाइनाइट GP का सम फाइंड आउट करना है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो सम होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट GP क्या होता है बेटा? S = A/1 - R। यहाँ पे A आपका फर्स्ट टर्म है। अगर यहाँ से आप देखिए कि जो भी आपको ये सीरीज गिवन है GP की, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 1 है और इनका जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस अगर आप फॉर्म आउट करोगे, डिवाइड करोगे तो इनका डिफरेंस आपका आएगा 1/4। तो यहाँ से आपके पास आया 1/1 - 1/4। तो ये आपके पास बचेगा बेटा 1/3/4, दैट इज़ 4/3। तो ये आपका सम आ गया। तो जब आप पुटअप करोगे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पे तो 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा। और 9 × 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -6 है तो 10 की पावर 3 बचा। तो 36 × 10⁻3। तो 36 × 10⁻3 इंटू में आपका 4/3। यहाँ से करेंगे बेटा 12 आया तो 12 4 जा 48। तो 48 × 10⁻3 ये आपका न्यूटन में ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इस पर गिवन है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 0.2 मीटर। इसको आप ऐसे समझिए कि चलिए ये आपको एक स्क्वायर गिवन है
ठीक है, स्क्वायर के सभी साइड्स पर सेम चार्ज प्रेजेंट है। अभी फिलहाल हम इसको Q लेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो Q है वो है आपका 16 माइक्रोकुलम, दैट इज 16 × 10⁻⁻6 कुलम। और जो साइड है बेटा आपकी वो है 0.2 मीटर, ये भी आपकी साइड 0.2 मीटर, जितनी भी आपकी साइड्स है वो 0.2 मीटर आपको गिवन है। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए, फोर्स निकालना है एनी वन ऑफ द चार्जेस, यानी कि आपको 4 चार्जेस दिए हैं और इसमें से ओनली 1 आउट ऑफ 4 में आपको कोई भी चार्ज आपको लेट कर लेना है और बताना है कि उस पर्टिकुलर चार्ज पर इन तीनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे पहले पॉइंट लेट कर लेते हैं ABCD। मान लीजिए हम B पॉइंट पे बात करना चाह रहे हैं कि B पॉइंट पे जो Q चार्ज प्रेजेंट है उस पर कितना फोर्स आ रहा है। तो देखिए ये बेचारा जो Q यहाँ पे बैठा है, A पॉइंट वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, C पॉइंट वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा और D पॉइंट वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा। यानी कि टोटल 3 फोर्स लगे और तीनों फोर्स अलग अलग चार्जेस के थ्रू इस पर लगे। यानी कि यहाँ से जो फोर्स आ रहा है इसको लेट कर लेते हैं F1, ये फोर्स लेट कर लेते हैं F2, और ये यहाँ पे जो फोर्स लगेगा D के थ्रू, यहाँ से आप देख पा रहे हो ये जो डायगनल जा रहा है, डायगनली इस पर फोर्स का वर्क हो रहा है, इसको लेट कर लेते हैं F3। यहाँ पे देखिए अगर हम F1 फोर्स और F2 फोर्स की बात करें तो जो F1 और F2 फोर्स आपके अप्लाई हो रहे हैं इस B पॉइंट पर C और A की वजह से, देखिए इक्वल डिस्टेंस पर है, ये भी डिस्टेंस 0.2 मीटर, ये भी डिस्टेंस 0.2 मीटर। इट मीन्स दैट जो आपका फोर्स होगा F1 और F2 दोनों सेम होंगे। दोनों की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा 1/4πε0 Q, क्योंकि दोनों पे Q चार्ज है तो यहाँ पे Q² पे लिखा जा सकता था, तो आप चाहो तो Q² लिख लो, Q² अपॉन डिस्टेंस आपकी R²। तो यहाँ पे Q की वैल्यू तो आप Q की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी 16 माइक्रोकुलम, यानी 16 × 10⁻⁻6 कुलम, और जो R है आपका वो हो जाएगा 0.2 मीटर। तो ये निकाल लीजिएगा। इसके बाद जब आप F1 और F2 निकाल लोगे तो पता है F1 और F2 आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, और परपेंडिकुलर का मतलब इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बेटा इन दोनों के बीच का वो होगा √F1² प्लस F2²। तो वो फाइंड आउट कर लेना है। इसका जो रिजल्टेंट जाएगा बेटा FR वो ये जाएगा। अब आपको निकालना है F3 आप कैसे निकालोगे? F3 के लिए यहाँ से आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए जो कि आपकी होगी 0.2² प्लस 0.2²। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी। तो फॉर्मूला भाई 1/4πε0 Q² अपॉन, इसको लेट कर लेते कैपिटल R²। तो कैपिटल R आपका है बेटा √0.2² प्लस 0.2², और Q आपका भाई 16 × 10⁻⁻6 कुलम, ये वैल्यू जो थी उसमें भी सेम रहेगी। फिर आप F3 फाइंड आउट कर लोगे। अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप इस B पॉइंट पे जो Q चार्ज है देखिए अगर इसको ध्यान से, तो यहाँ पे 2 आपको फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, एक F3 और एक FR, और दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो डायरेक्शन दिखाना तो यहाँ पे वेक्टर पे सिंबल लगा दीजिए तो थोड़ा सही रहेगा। सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इसका मतलब जो नेट फोर्स यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पर वो F3 प्लस FR दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है। तो उसको देखिएगा और बताइएगा आंसर कितना आ रहा है कमेंट में। और इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा हमारा उसमें गिवन है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर which are 5 mm apart, the mass of the oil drop is this। ऑयल ड्रॉप का मास आपको गिवन है, स्मॉल g की वैल्यू आपको 10 मीटर/सेकंड² निकालनी है, ये गिवन है। कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस गिवन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 10 दिए। अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए तो लेट अस सपोज ये आपका कैपेसिटर प्लेट्स है, ये यहाँ पे ऑयल ड्रॉप है। जब ये ऑयल ड्रॉप इसके बीच में होगी तो जाहिर सी बात है इसका वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा। अब इसके वेट को बैलेंस करने के लिए इस पर जो भी फोर्स लग रहा है QE फोर्स लग रहा है, जब इसको क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो QE फोर्स वर्क करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव को ही निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। और पॉजिटिव चार्ज अगर हम नीचे ले लेंगे तो ऑलरेडी जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड है। अगर हम जो इसकी बिलो प्लेट है वो भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज के ले लेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे।
तो वेट के डायरेक्शन पे ही इसका फोर्स हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इधर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बेटा जो क्यू ई की वैल्यू है वो एम जी के इक्वल होनी चाहिए। परफेक्ट। और यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मास गिवन है 3 × 10⁻⁻16 kg। स्मॉल जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर/सेकेंड²। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 10 और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे Q का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था NE × कैपिटल इक्वल्स टू mg, तो इसको आप फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। और E का फॉर्मूला आपने पढ़ा था V/D। ठीक है, E का फॉर्मूला एक और आपने पढ़ा था V/D। इसे मैंने अलग पेन से लिख दिया कि E का फॉर्मूला V/D पुट अप कर दिया गया। और यहाँ पे जो स्मॉल d भी दिया है वो आपको गिवन है 5 mm। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 5 × 10⁻³ मीटर। अब यहाँ से V की वैल्यू आपके पास हो गई बच्चे mgd/ne। यहाँ से चार्ज निकाल लीजिएगा तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। इसको यूज़ करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा वो भी कुछ इसी टाइप का ही है। इससे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं। शुड बी रिमूव फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम। कॉइन का मास 1.6 ग्राम है, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए तो 10⁻³ kg हो जाएगा। सो दैट इट में जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 10⁹ N/कूलम। इसको भी समझ लीजिए कि ये कॉइन है, कॉइन का वेट mg डाउनवर्ड वर्क करेगा, इसको बैलेंस करना है तो जो फोर्स है QE वो अपवर्ड डायरेक्शन पे लगना चाहिए। तो यहाँ से भी जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो QE किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, mg के इक्वल हो जाएगा। और Q की वैल्यू आप पुट अप कर दोगे यहाँ पे NE × कैपिटल इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से जो स्मॉल n की वैल्यू है वो हो जाएगी mg/स्मॉल e × कैपिटल E। यहाँ से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का ये न्यूमेरिकल था आपका। फिर इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ से जो भी थोड़ा बढ़िया न्यूमेरिकल है, एक पेंडुलम है इस तरीके से। पेंडुलम का जो मास है, पेंडुलम में यहाँ पे अगर पेंडुलम के मास की बात करें तो जनरली यहाँ बॉब की बात हो रही है। तो बॉब का मास 80 मिलीग्राम है। ठीक है, यानी कि जो m है आपका वो 80 mg है। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए तो 80 × 10⁻⁻6 kg हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी यहाँ 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ देखिए 10⁻⁻6 ठीक mg है। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कैरिंग अब चार्ज ऑफ दिस। यहाँ बेटा -3 कर देना, -3। ठीक है, एक चार्ज इसमें गिवन है 2 × 10⁻⁻8 kg। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये चार्ज आपको गिवन है, इज एट रेस्ट। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको गिवन है। यानी कि यहाँ पे आपको Q की वैल्यू भी दे दी 2 × 10⁻⁻8 कूलम। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कैपिटल E की वैल्यू भी गिवन हो गई 2 × 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, T आपको फाइंड आउट करना। तो अब यहाँ से देखिए एंड द एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो ये मान लीजिए एक सपोर्ट था और इस सपोर्ट के साथ हमने क्या किया, हमने इस सपोर्ट के साथ यहाँ पे एक मान लिया इनिशियली जो बॉब था आपका वो ऐसे था। अब जब हमने इसको ऑसिलेट कराना शुरू किया तो बॉब ऐसे आ गया रोटेट करते हुए, ऑसिलेट करते हुए, और जो टेंशन है वो आपकी इस तरफ लगी। और ये जो इसके साथ एंगल मेक कर रहा था थीटा। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम बात करें तो एंगल आपका थीटा यहाँ आएगा और इसके परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट आएगी टेंशन के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कब आता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है उसके साथ बनाएंगे तो वो हमारा है T cos थीटा और यहाँ पे ये हो जाएगा T sin थीटा। और इसका जो वेट है बेटा mg वो डाउनवर्ड लगेगा और इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा वो होगा Q × कैपिटल। अगर हम इसको पूरा बैलेंसिंग कंडीशन पे लाए तो T sin थीटा ये आपका Q × कैपिटल E के इक्वल हो गया और जो आपका T cos थीटा है वो T cos थीटा आपका mg यानी कि इसके वेट के इक्वल हो गया। अगर दोनों को आप डिवाइड करोगे, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2,
इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 से ज़रा डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने में बेटा आपको वैल्यू मिलेगी tan थीटा की, और tan थीटा आपके पास आएगा QE/mg। वैल्यूज पुट अप कर दीजिएगा तो उससे आपको थीटा इस कंडीशन से मिल जाएगा। फिर जब थीटा है, थीटा की वैल्यू किसी भी दो इक्वेशंस पे आप पुट अप कर दीजिएगा, देन यू विल गेट योर टेंशन। तो टेंशन आपको इससे पता चल जाएगी। फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं बेटा, आगे जो न्यूमेरिकल है उसमें लिखा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन द YZ प्लेन। यहाँ पे जो YZ प्लेन दिया है, इसका मतलब कि जो भी आपका सरफेस एरिया है वो x एक्सिस के अलॉन्ग दिया है, और x एक्सिस के अलॉन्ग आप I कैप लिखोगे, यानी कि 20I कैप मीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट थी उसके थ्रू हो गया। आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप इंटू 20I कैप। आई कैप का के साथ करेंगे तो 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप का भी आ जाता है। फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें लिखा है एक सिलेंडर है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। ये लाइन बड़े ध्यान से पढ़िएगा, विद इट्स एक्सेस पैरेलल टू द फील्ड। एक्सेस फील्ड के पैरेलल है, वो शो करना है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू द सिलेंडर वो क्या है बेटा, 0 है। कैसे करेंगे, मान लिया कि हमारे पास ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से है। इस सिलेंडर के आप देखो 3 फेस है। पहला फेस तो ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, और तीसरा फेस एक ये हो गया। इस फेस के थ्रू हमने मान लिया जो एरिया वेक्टर है इसको मान लेते DS1 वो इधर है। इस फेस के थ्रू एरिया वेक्टर DS2 इधर है, और इस फेस के थ्रू एरिया वेक्टर DS3 इधर है। हमने आपको बताया था जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है सरफेस की। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर जा रही है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सेम डायरेक्शन पे जा रही है। तो जो टोटल फ्लक्स हमारे पास फाई ई हो जाएगा वो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट DS1 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट DS2 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट DS3। अगर हम इसके बीच में एंगल देखें तो ये जो एंगल आपके पास आ रहा है ये 180 डिग्री का आ रहा है, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का आ रहा है ई और DS के बीच में, और ये एंगल यहाँ पे आ रहा है आपका 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई DS1 cos 180 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई DS2 cos 90 डिग्री प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई DS3 cos 0 डिग्री। cos 180 के लिए -1 होती है, तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस का वेक्टर ई, तो वेक्टर तो खैर अब यहाँ से हट गया, माइनस ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ DS1, ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू आपकी होती है 0। ठीक है बेटा। फिर प्लस ई बाहर आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ DS3। अब देखिए DS1 आपका एक तरीके से सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है, इस तरीके से ये सर्कल बना रहा है, और ये भी आपका सर्कल बना रहा है। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr², तो ये हो जाएगा -e इंटू πr² प्लस e इंटू πr²। अब एक पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कैंसिल, तो जो नेट फ्लक्स लिंक है वो क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से आपने इसको प्रूव कर लिया। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो दिया एक पॉजिटिव चार्ज है इतना, यानी कि क्यू आपको गिवन है 17.7 माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻⁶ कूलम हो गया। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, रेडियस आपकी 0.5 मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी, आपको फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है। देखिए आपको क्यू दिया है और आर दिया, तो सबसे पहले आप फ्लक्स निकालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा होगा, जो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो था Q/ε0। Q आपका 17.7 इंटू 10⁻⁻⁶ और ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व करिए
तो जो भी आएगा आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी आएगा, फ्लक्स डेंसिटी समझिए कैसे फाइंड आउट करेगी। फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स, जो भी आपने निकाला अभी, टोटल फ्लक्स अपॉन सरफेस एरिया, टोटल फ्लक्स अपॉन सरफेस एरिया। तो टोटल फ्लक्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर चुके होंगे, जो भी आपका आएगा फाई ई, और सरफेस एरिया आपका स्क्वायर का होता है 4πr²। यूज कर लीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल फिर सॉल्व हो जाएगा। इसके सारे आंसर कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट आपको दिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स दिए हैं, इसमें ई एक्स की वैल्यू अल्फा एक्स की पावर 1/2 है, ई वाई दिया है, ई जेड 0 है, अल्फा की वैल्यू 800 न्यूटन पर कूलम है। आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब। थ्रू द क्यूब आपको क्या करना है बेटा, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम लोग क्यूब एक फॉर्म करते हैं। जी, मान लीजिए कि आपके पास ये एक क्यूब है, इस तरीके से आपको ये क्यूब दिया है, ये इसका ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और इसको आगे जो किया ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे आपको गिवन है एज्यूम a = 0.1 मीटर, यानी कि जिसकी इतनी साइड है वो 0.1 मीटर, ये भी a यहाँ तक हो गया। मान लिया a डिस्टेंस पर ही, ओरिजिन से a डिस्टेंस पर ही आपका एक क्यूब रखा। अब क्या है, ई वाई और ई जेड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट था वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के थ्रू, वो आपको 0 दिया है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी इसी डायरेक्शन पे दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे हो गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई। अब जितना भी फ्लक्स है वो केवल और केवल इतने ही एरिया से पास आउट होके जा रहा है, जो कि शेडेड फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इस तरीके से हमें केवल इन्हीं दोनों पे ही फाइंड आउट करना, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो मान लेते हैं ds1, इसके एरिया वेक्टर और इसके एंगल के बीच 180 डिग्री आ गया। इसका जो एरिया वेक्टर है वो लेट कर लेते हैं ds2 वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री आ गया। आपको फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स देखिए एक लेफ्ट फेस से और एक राइट फेस से ही जा रहा है। तो अगर हम बात करें फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, ध्यान से देखिएगा, जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि पूरा सिनेरियो समझने के बाद कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी किस एक्सिस पे जा रही है। तो यहाँ पे आपकी जो ई एक्स की तरफ से ही जा रही है, बाकी ई वाई और इजेड के कंपोनेंट 0 है, यानी कि जो दो शेडेड आपके रीजन से केवल वहीं पे हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लेफ्ट फेस की बात करें तो लेफ्ट फेस के थ्रू अगर जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई एल। अब देखिए एंगल 180 है, तो यहाँ पे हम ये भी दिखा दे रहे हैं ई एल इंटू ds1 cos 180 की वैल्यू आपकी हो गई बेटा -1, तो माइनस साइन तुरंत लग गया। ई एल ds1 आपका ये जो एरिया है, क्योंकि सारी साइड्स a थी तो ये हमारे पास हो जाएगा a², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। यहाँ पे अगर आप ई एल की वैल्यू देखना चाहो, ई एल की वैल्यू आपकी गिवन थी अल्फा एक्स की पावर 1/2, अल्फा आपका 800 है, तो ई एल के लिए माइनस अल्फा। अब x जो डिस्टेंस थी, अगर आप फर्स्ट फेस की देखिए, जो लेफ्ट फेस आपका है, लेफ्ट फेस की ओरिजिन से डिस्टेंस आपको गिवन है a, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, x के प्लेस पे a की पावर 1/2 और a² एक पहले यहाँ से बैठा था, तो हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू a की पावर 3/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये आपका लेफ्ट फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस। ऐसे हम फ्लक्स निकालेंगे राइट फेस से, तो राइट फेस से जो x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जो आपका राइट फेस था उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस a + a यानी कि 2a हो जाएगी। तो जहाँ पे हमने x के प्लेस पे यहाँ पे a रखा था, x के प्लेस पे वहाँ पे 2a हो जाएगा। वो जो एरिया होगा आपका ये सेकंड फेस का वो a² ही रहेगा एज इट इज़, वो जो एंगल इनके बीच का है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, फ्लक्स थ्रू सॉरी अब ये राइट फेस हो जाएगा आपका, फ्लक्स थ्रू राइट फेस, तो राइट फेस के थ्रू जो फ्लक्स है आपका फाई ई वो हो जाएगा ई आर ds2 और cos 0 डिग्री के दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा ई आर और ds2 की वैल्यू आपकी होगी a² और ई आर की वैल्यू अल्फ़ा और x के प्लेस पे आपका 2 है जो मैंने आपको बताया था। जो ई एक्स के लिए तो अल्फ़ा एक्स तो है ही, x की पावर 1/2, लेकिन x के प्लेस पे जो आप रखोगे वो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, वो हो जाएगी a + a दैट इज़ 2a।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2a में होल की पावर 1/2, क्योंकि जो x की वैल्यू थी उसका होल का पावर 1/2 था। यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इस 2 को छोड़ देते हैं, 2 की पावर 1/2 नहीं रखते, केवल a की पावर 1/2 रखते, और वहीं से खेल बिगड़ जाता है। ये आपको नहीं करना। और ये हो गया a², तो ये हो गया अल्फ़ा, और √2 हम ले रहे हैं, और a की पावर 3/2। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें या नेट फ्लक्स की बात करें, तो टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स आपके पास जो आएगा φe, वो इन दोनों को ऐड करने पे आएगा। वो वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू थी -α a की पावर 3/2, और ये है प्लस अल्फ़ा √2 हो जाएगा। इसको वैसे लिखते हैं अल्फ़ा √2 a की पावर 3/2। ये वही आया, लेफ़्ट और राइट दोनों के फेस को मिला दिया। और यहाँ पे क्योंकि ये माइनस था तो यहाँ पे हम माइनस कर दे रहे हैं, -α a की पावर 3/2। तो अल्फ़ा इंटू a की पावर 3/2 हमने कॉमन ले लिया, √2 - 1 बच गया। अगर आपको a की और अल्फ़ा की वैल्यू ना दी होती तो आपका आंसर ये आता। अब क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू आपको 800 न्यूटन पर कूलम आई थिंक दी हुई है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 800 कहाँ गया अल्फ़ा, ये 800 न्यूटन पर कूलम ये वैल्यू आपको गिवन है, और a की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 मीटर। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ आप पुटअप कर दीजिएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका सेक्शन सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा होगा, इस पर आपको गिवन है S1 और S2 दो कंसेंट्रिक स्पेयर्स है, ये इनक्लोज कर रहे हैं कैपिटल Q और 2Q को। तो जो S1 है वो आपका शॉर्टर स्पेयर है जिसमें कैपिटल Q चार्ज है, और S2 में आपका 2Q प्लेस्ड है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे आपको निकालना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो फाइंड आउट करना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरीके से मेज़र है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी इनक्लोज सरफेस से मूव होके जाती है या पास आउट होके जाती है। तो अगर हम इस S1 की बात करें तो ये यहाँ पे केवल कैपिटल Q चार्ज है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस थ्योरम से अगर हम करें तो कैपिटल Q/ε0। यह आपका किसके लिए आया, ये आया फॉर S1 स्पेयर के लिए। अगर हम फॉर S2 के लिए फ्लक्स की बात करें तो फॉर S2 के लिए देखिए कैपिटल Q भी इसके अंदर है और 2Q भी इसके अंदर है। तो यानी कि टोटल जो चार्ज है वो Q + 2Q हो गया, यानी कि 3Q/ε0 हो गया। ये हो गया फॉर S2 के लिए। अब इसका रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। तो रेशियो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1/3, यानी कि ये इसका रेशियो हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इफ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड S1। पूछ रहा है कि अगर S1 के इनसाइड हमने एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जो K का है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो S1 से लिंक्ड है वो कितना चेंज हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर अभी तक जो मीडियम नहीं था वो एयर था, अब मीडियम हमने ऐसा रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो यहाँ से जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू S1, अब वो आपका चेंज हो गया। अब आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Q/K/ε0, यानी कि ये बढ़ गया, यानी कि 1/K टाइम्स हो गया। यानी कितने टाइम्स हो गया, 1/K टाइम्स हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका थर्ड है, ये बताया था मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कि जो रेशियो होता है ε/ε0 का वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब जो हो गया वो K हो गया, एप्सिलॉन हो गया। तो एप्सिलॉन को K/ε0 हमने यहाँ पे रख दिया। मेरी जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो उसमें आपको मिलेगा। उसके बाद पूछा जा रहा है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 चेंज। यहाँ पे ऐसे S1 होना चाहिए था, लेकिन चलिए S2 चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड S2। अगर H2 के इनसाइड हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंट्रोड्यूस कर दें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो K को इंट्रोड्यूस किया वो केवल और केवल यहीं तक है, इस कैपिटल Q के अंदर में नहीं आ रहा। तो यानी कि इस पर क्या होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको कराए। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई 12th की स्टार्ट हो चुकी होगी। तो आप लोग भी अब कमर कस लीजिए। अगर नंबर पूरे पाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और जो 1 वीक का जो गैप आया था तो अब वो आगे नहीं आएगा। कुछ बताया था मैंने, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन अब आपको रेगुलर पढ़ना है। ठीक है। वो जो प्लेलिस्ट आपकी जो बढ़ती चली आ रही है वो बढ़े ना,
आप भी उसको पढ़ते रहे, साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कराते रहे। ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।